A Thousand Splendid Suns, Chapter 37, September 1996। 2.5 साल बाद 27 सितंबर की सुबह मरियम चीख पुकार, सीटी, पटाखों और संगीत की आवाज़ों से जाग उठी। वह दौड़कर बैठक कक्ष में गई, जहाँ उसने देखा कि लैला पहले ही खिड़की पर खड़ी थी और अजीज़ा उसके कंधों पर बैठी थी। लैला मुड़ी और मुस्कुराई। तालिबान यहाँ है, उसने कहा। मरियम ने तालिबान के बारे में पहली बार 2 साल पहले अक्टूबर 1994 में सुना था, जब रशीद ने खबर दी थी कि उन्होंने कंधार में सरकारों को उखाड़ फेंका है और शहर पर कब्जा कर लिया है। रशीद ने बताया कि वे गुरिल्ला सेना थे, जिनमें युवा पश्तून पुरुष शामिल थे, जिनके परिवार सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के दौरान पाकिस्तान भाग गए थे। उनमें से अधिकांश कुछ तो पैदा ही हो चुके थे। पाकिस्तानी सीमा के पास शरणार्थी शिविरों और पाकिस्तानी मदरसों में पले बढ़े, जहां उन्हें मुल्लाओं के द्वारा शरिया की शिक्षा दी गई थी। उनका नेता एक रहस्यमय, अनपढ़ और एक आंख वाला एकांतवासी था, जिसका नाम मुल्ला उमर था, जिसके बारे में रशीद ने कुछ हंसी के साथ बताया। उसने खुद को अमीर उल मुमिनीन यानी विश्वासियों का नेता कहा। यह सच है कि इन लड़कों का कोई दोस्त नहीं है, कोई जड़ नहीं है, रशीद ने मरियम या लैला को संबोधित किए बिना कहा। 2.5 साल पहले असफल पलायन के बाद से मरियम जानती थी कि वह और लैला उसके लिए एक समान हो गई थी, समान रूप से दुखी, समान रूप से उनके अविश्वास, तिरस्कार और उपेक्षा की पात्र। जब वह बोलता था, मरियम को ऐसा लगता था जैसे वह स्वयं से या कमरे में किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो, जो उससे और लैला से अलग, उसके विचारों के योग्य थी। सिगरेट पीते हुए और छत की ओर देखते हुए उसने कहा, हो सकता है उनका कोई अतीत ही ना हो सकता है उन्हें दुनिया या देश के इतिहास का कुछ ज्ञान ही ना हो। हाँ, और उनकी तुलना में मरियम तो मानो किसी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हो। हाँ, सब सच है, लेकिन अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या दिखता है? भ्रष्ट, लालची मुजाहिदीन कमांडर, हथियारों से लैंस, हेरोइन से मालामाल, एक दूसरे पर जिहाद का ऐलान करते और बीच में आने वाले हर किसी को मार डालते। बस यही। कम से कम तालिबान तो पवित्र और बेदाग है। कम से कम वे भले मुसलमान लड़के हैं। अल्लाह करे जब वे आएंगे तो इस जगह को साफ कर देंगे। वे शांति और व्यवस्था लाएंगे। लोग दूध लेने बाहर जाते समय गोली नहीं खाएंगे, रॉकेट नहीं चलेंगे। सोचो जरा, पिछले 2 वर्षों से तालिबान काबुल की ओर बढ़ रहा था, मुजाहिदीन से शहर छीन रहा था और जहां भी वे बसते, गुटों के बीच चल रहे युद्धों को समाप्त कर देते। उन्होंने हजारा कमांडर अब्दुल अली मजारी को बंदी बनाकर फांसी दी थी। कई महीनों तक वे काबुल के दक्षिणी बाहरी इलाकों में डेरा डाले रहे, शहर पर गोलीबारी करते रहे और अहमद शाह मसूद के साथ रॉकेटों का आदान प्रदान करते रहे। इससे पहले सितंबर 1996 में उन्होंने जलालाबाद और सरोबी शहरों पर कब्जा कर लिया था। रशीद ने कहा कि तालिबान के पास एक ऐसी चीज थी जो मुजाहिदीन के पास नहीं थी। वे एकजुट थे। उन्होंने कहा, उन्हें आने दो तो मैं उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाऊंगा। उस दिन वे चारों रशीद के नेतृत्व में एक बस से दूसरी बस तक गए ताकि अपने नए यात्रियों का स्वागत कर सके। देखा, जो उनके नए नेता थे, हर तबाल मोहल्ले में लोग सड़कों पर मरियम के मलबे और दूसरी दुनिया से उभरते हुए लोगों पर आ रहे थे। उसने एक बूढ़ी औरत को मुट्ठी भर चावल बर्बाद करते हुए राहगीरों पर फेंकते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक मुरझाई हुई, बिना दांतों वाली मुस्कान थी। 2 आदमी एक जली हुई इमारत के अवशेषों के पास गले मिल रहे थे। उनके ऊपर आसमान में छतों पर बैठे लड़कों द्वारा जलाए गए कुछ पटाखों की सीटी फफकार और चटकने की आवाज गूंज रही थी। कारों के होने की आवाज के बीच कैसेट पर राष्ट्रगान बज रहा था। देखो मयम, अजीजा ने ज़्यादा मयोदंड में दौड़ते हुए लड़कों के एक समूह की ओर इशारा किया। वे हवा में
में मुट्ठियां पटक रहे थे और रस्सियों से बंधे जंग लगे डिब्बे घसीट रहे थे कि मसूद और रब्बानी काबुल से पीछे हट गए हैं। हर जगह से आवाजें आ रही थी, अल्लाह अकबर। मरियम ने ज़ादेह मेवंद में एक खिड़की से लटकती हुई चादर देखी। उस पर किसी ने बड़े बड़े काले अक्षरों में 3 शब्द लिखे थे, जिंदाबाद तालिबान, तालिबान जिंदाबाद। जैसे जैसे वे लड़के सड़क पर चलते गए, मरियम ने खिड़कियों पर चित्रित दरवाजों पर कीले ठोके गए कारों एवं एंटीना लहराते हुए और भी कई संकेत देखे जो यही घोषणा कर रहे थे। पहले सदस्य को पश्तूनिस्तान चौक पर रसीद, लैला और अजीजा के साथ देखा। वहां लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। मरियम ने लोगों को गर्दनें गड़ाकर देखते हुए चौक के बीच में स्थित नीले फव्वारे के चारों ओर जमा भीड़ और उसके सूखे तल पर बैठे लोगों को देखा। वे पुराने खैबर रेस्तोरां के पास चौक के आखिरी छोर पर नजारा देखने की कोशिश कर रहे थे। रसीद ने अपने कद काठी का फायदा उठाते हुए दर्शकों को धक्का देकर आगे बढ़े और उन्हें उस जगह ले गया जहां कोई लाउड स्पीकर के जरिए बोल रहा था। मरियम के सामने खड़ी एक युवती ने मुड़कर कहा कि वह नजीबुल्लाह था। दूसरा आदमी उसका भाई था। मरियम को सोवियत काल के दौरान बिलबोर्ड और दुकानों की खिड़कियों पर चमकता हुआ नजीबुल्लाह का गोल मटोल मूंछों वाला चेहरा याद आ गया। बाद में उसे पता चला कि तालिबान ने नजीबुल्लाह को दारुल मान पैलेस के पास संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थित उसके सुरक्षित ठिकाने से घसीट कर बाहर निकाला था। उन्होंने उसे घंटों तक यातनाएं दी और उसके बेजान शरीर को सड़कों पर घसीटा। उसने बहुत सारे मुसलमानों को मार डाला। युवा तालिबान लाउड स्पीकर से चिल्ला रहा था। वह फारसी में पश्तो लहजे में बोलता था, फिर पश्तो में बोलने लगता था। वह अपनी बात को जोर देने के लिए अपने हथियार से लाशों की ओर इशारा करता था। उसके अपराध सबको पता है। वह कम्युनिस्ट और काफिर था। इस्लाम के खिलाफ अपराध करने वाले काफिरों के साथ हम यही करते हैं। रसीद मुस्कुरा रहा था। मरियम की बाहों में अजीजा रोने लगी। अगले दिन काबुल ट्रकों से भर गया। खैर खाना, सारे नौ, कार्त परवान, वजीर अकबर खान, लाल टोयोटो ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे थे। काले रंग की पगड़ी पहने दाढ़ी वाले हथियारबंद आदमी अपने ट्रकों में बैठे थे। हर ट्रक से एक लाउड स्पीकर बज रहा था। पहले फारसी में, फिर पश्तो में घोषणाएं की गईं। यही संदेश मस्जिद के ऊपर लगे लाउड स्पीकरों से भी बजता जाना जाता था। 5-5 के नोटों में लिखकर गलियों में फेंका जाता था और रेडियो पर भी, जिसे अब सरिया की आवाज में नाम से जाना जाता था। मरियम को ऐसा एक नोट आंगन में मिला। अब हमारे वतन को अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात कहा जाता है। ये वे कानून हैं जिनका हम पालन करेंगे और जिनका आपको अनुपालन करना होगा। सभी नागरिकों को दिन में 4 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। यदि नमाज के समय आप कोई और काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पीटा जाएगा। सभी पुरुषों को दाढ़ी बढ़ानी चाहिए। दाढ़ी की सही लंबाई ठुड्डी के नीचे कम से कम 1 मुट्ठी जितनी होनी चाहिए। यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको मार पड़ेगी। सभी लड़के पगड़ी पहनेंगे। पहली से 6ठी कक्षा तक के लड़के काली पगड़ी पहनेंगे, जबकि उच्च कक्षाओं के लड़के सफेद पगड़ी पहनेंगे। सभी लड़के इस्लामी वस्त्र पहनेंगे। कमीज के कॉलर के बटन बंद होंगे। गाना मना है, नाचना मना है, ताश खेलना, शतरंज खेलना, जुआ खेलना और पतंग उड़ाना मना है। किताबें लिखना, फिल्में देखना और चित्र बनाना मना है। अगर आप तोते पालेंगे तो आपकी पिटाई होगी। आपके पक्षियों को मार दिया जाएगा। अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हारा हाथ कलाई से काट दिया जाएगा। अगर तुम दोबारा चोरी करोगे तो तुम्हारा पैर काट दिया जाएगा। यदि आप मुसलमान नहीं हैं तो ऐसी जगह पूजा अर्चना ना करें जहां मुसलमान आपको देख सके। ऐसा करने पर आपको पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। यदि आप किसी मुसलमान को अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। महिलाएं ध्यान दें, आप सभी को हर समय अपने घर के अंदर ही रहना होगा।
महिलाओं का सड़कों पर यूं घूमना उचित नहीं है। अगर आप बाहर जाती हैं, तो आपके साथ एक पुरुष रिश्तेदार का होना अनिवार्य है। अगर आप सड़क पर अकेली पकड़ी जाती हैं, तो आपको पीटा जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। बाहर निकलते समय आपको बुर्का पहनना होगा। ऐसा न करने पर आपको बुरी तरह पीटा जाएगा। सौंदर्य प्रसाधन वर्जित है, आभूषण वर्जित है। तुम आकर्षक वस्त्र नहीं पहनोगी। जब तक आपसे बात न की जाए, आप नहीं बोलेंगी। आप पुरुषों से नजरें नहीं मिलाएंगी। आप सार्वजनिक रूप से नहीं हंसेंगी। अगर हंसी, तो तुम्हारी पिटाई होगी। तुम अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश नहीं लगाओगी। अगर लगाओगी, तो तुम्हारी एक उंगली काट दी जाएगी। लड़कियों को स्कूल जाने से मना किया गया है। लड़कियों के सभी महिलाओं को काम करने से मना किया जाता है। यदि आप व्यभिचारी के दोषी पाए जाते हैं, तो आपको पत्थर मारकर मृत्युदंड दिया जाएगा। सुनो, ध्यान से सुनो, आज्ञा मानो। अल्लाह अकबर। रशीद ने रेडियो बंद कर दिया। वे बैठक के फर्श पर बैठे रात का खाना खा रहे थे। उस घटना के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद, जब उन्होंने नजीबुल्लाह का 180 पर लटका हुआ देखा था, वे आधी आबादी को घर में बैठने और कुछ न करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लैला ने कहा। क्यों नहीं? रशीद ने कहा। पहली बार मरियम उससे सहमत हुई। उसने भी तो लगभग यही किया था, उसके और लैला के साथ। लैला ने तो यह बात जरूर समझी होगी। यह कोई गर्व नहीं है, यह काबुल है। यहाँ की महिलाएं पहले वकालत और चिकित्सा करती थी। वे सरकारी पदों पर आसीन थी। रशीद मुस्कुराया। तो तुम बिल्कुल किसी कविता पढ़ने वाले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की घमंडी बेटी की तरह बोल रही हो। कितनी शिष्ट, कितनी ताज़िक हो तुम। तुम्हें लगता है कि तालिबान कोई नया क्रांतिकारी विचार लेकर आया है? क्या तुमने कभी काबुल में अपने छोटे से सुरक्षित खोल से बाहर निकलकर जीवन जिया है, मेरी प्यारी? क्या तुमने कभी असली अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व पाकिस्तान से लगी कबायली सीमा के पास के इलाकों को देखने की जहमत उठाई है? नहीं, मैंने तो देखी है, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस देश में कई जगहें ऐसी हैं जहाँ लोग हमेशा इसी तरह रहते आए हैं, या कम से कम लगभग इसी तरह रहते आए हैं। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। मुझे इस पर यकीन नहीं होता, लैला ने कहा। वे गंभीर नहीं हैं। तालिबान ने नजीबुल्लाह के साथ जो किया, वह गंभीर लग रहा था। रशीद ने कहा। क्या आप सहमत नहीं होंगी? वह एक कम्युनिस्ट था। वह गुप्त रूप से पुलिस का प्रमुख था। रशीद हंसा। मरियम ने उसकी हंसी का जवाब सुना कि तालिबान की नज़र में कम्युनिस्ट होना और खूंखार खाद का नेता होना नजीबुल्लाह को एक महिला की तुलना में थोड़ा ही अधिक प्रलोभनपूर्ण बनाता है। थैंक यू। चैप्टर 38। जब तालिबान ने अपना काम शुरू किया, तो लैला को इस बात की खुशी थी कि बाबी वहां मौजूद नहीं थे। इससे वह बुरी तरह टूट जाते। कुल्हाड़ी लिए हुए लोग जर्जर काबुल संग्रहालय में घुस आए और पूर्व इस्लामी मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर चूर चूर कर दिया। यानी उन मूर्तियों को जो मुजाहिदीनों द्वारा पहले ही लूटी नहीं गई थी। विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए और छात्रों को घर भेज दिया गया। दीवारों से चित्र उखाड़ दिए गए, उन्हें धारदार चाकुओं से चीर दिया गया। टेलीविजन स्क्रीन तोड़ दी गई। कुरान को छोड़कर बाकी सभी किताबें जला दी गई और उन्हें बेचने वाली दुकानें बंद कर दी गईं। खलीली, पजवाक, अंसारी, हाजी देहकान, असराकी, बैताब, हाफिज, नामी, निजामी, रूमी, खय्याम और अन्य कवियों की कविताएं राख हो गईं। लैला ने सुना कि नमाज न पढ़ने के आरोप में पुरुषों को सड़कों से घसीटकर मस्जिदों में ढकेल दिया जाता है। उसे पता चला कि चिकन स्ट्रीट के पास स्थित मार्को पोलो रेस्टोरेंट को पूछताछ केंद्र में बदल दिया गया था। कभी कभी उसके काले रंग के रंगे हुए खिड़की के पीछे से चीखने की आवाज सुनाई देती थी। हर जगह बियर्ड पेट्रोल टोयोटा ट्रकों में सड़कों पर घूम रहे होते, ताकि बिना दाढ़ी वाले चेहरों को खून से लथपथ कर सके। उन्होंने सिनेमा घर भी बंद कर दिए। सिनेमा पार्क, एरियाना, अरयूब, प्रोजेक्शन रूमों को तोड़ फोड़ डाला।
और फिल्मों की रीलों में आग लगा दी। लैला को वे सभी पल याद आ गए जब वह और तारिक उन सिनेमा घरों में बैठकर हिंदी फिल्में देखते थे। उन सभी भावुक प्रेम कहानियों को जिनमें प्रेमी किसी दुखद भाग्य के मोड़ से बिछड़ जाते थे। एक दूर देश में भटकता रहता था, दूसरा शादी के लिए मजबूर हो जाता था। रोना धोना, गेंदे के खेतों में गाना, मिलन की तड़प। उसे याद आया कि तारिक उन फिल्मों को देखकर उनके रोने पर कैसे हंसता था। एक दिन मरियम ने उससे कहा, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने मेरे पिता के सिनेमा घर का क्या किया होगा। अगर वह अभी भी है या अगर वह अभी भी उसके मालिक हैं। काबुल की प्राचीन संगीत बस्ती खरबत पूरी तरह शांत हो गई। संगीतकारों को पीटा गया और कैद कर दिया गया। उनके रुबाब, तंबौरा और हारमोनियम को रौंद दिया गया। तालिबान तारिक के पसंदीदा गायक अहमद जाहिर की कब्र पर गए और उन पर गोलियां चलाईं। मरे हुए लोग लगभग 20 साल के हो गए। लैला ने मरियम से कहा, क्या एक बार मरना ही काफी नहीं है? रसीद तालिबान से ज्यादा परेशान नहीं था। उसे बस दाढ़ी बढ़ानी थी, जो उसने बढ़ा ली, और मस्जिद जाना था, जो वह करता भी था। रसीद तालिबान की क्षमाशील और स्नेहपूर्ण नजरिए से देखता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने उस सन की चचेरे भाई को देखता है जो अप्रत्याशित रूप से हंसी मजाक और विवाद खड़ा कर देता है। हर बुधवार रात को रसीद सरिया की आवाज़ सुनता था जब तालिबान उन लोगों के नाम घोषित करता था जिन्हें सजा दी जानी थी। फिर शुक्रवार को वह गाजी स्टेडियम जाता, पेप्सी खरीदता और मैच देखता। बिस्तर पर लेटे हुए उसने लैला को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर किया जब उसने एक अजीब तरह से उत्साह के साथ उन कटे हुए हाथों, कोड़ों से पिटाई, फांसी, सिर कलम करने के दृश्यों का वर्णन किया जिसे उसने देखा था। आज मैंने एक आदमी को अपने भाई के हत्यारे का गला काटते हुए देखा। उसने एक रात धुंध के गुबार उड़ाते हुए कहा। वे बर्बर हैं, लैला ने कहा। तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा। किसकी तुलना में? सोवियत संघ ने 10 लाख लोगों को मार डाला। क्या तुम्हें पता है कि मुजाहिदीनों ने अकेले काबुल में पिछले 4 सालों में कितने लोगों को मारा है? 50,000। 50,000 इसकी तुलना में कुछ चोरों के हाथ काट देना इतनी नासमझी भरा है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, या कुरान में लिखा है। इसके अलावा मुझे यह बताओ, अगर किसी ने अजीजा को मार डाला तो क्या तुम उसका बदला लेने का मौका नहीं चाहोगी? लैला ने घृणा भरी नजरों से उसे देखा। उन्होंने कहा, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। अजीजा, उसकी आंखों का रंग बड़ा दिलचस्प है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? न तो तुम्हारा रंग ऐसा है और ना ही मेरा। रसीद उसकी ओर मुड़ा और अपनी तर्जनी उंगली के टेढ़े नाखून में उसकी जांघ को धीरे से खुजलाया। मुझे समझाने दीजिए, उसने कहा। अगर मेरा मन करे, और मैं ये नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, पर हो सकता है, तो मुझे अजीजा को सौंपने का पूरा अधिकार होगा। आपको ये कैसा लगेगा? या फिर मैं एक दिन तालिबान के पास जा सकता हूँ, बस अंदर जाकर कह दूँ कि मुझे आप पर शक है। बस इतना ही काफी होगा। आपको क्या लगता है कि वे किसकी बात मानेंगे? आपको क्या लगता है कि वे आपके साथ क्या करेंगे? लैला ने अपनी जांघ उससे अलग कर ली। ऐसा तो मैं नहीं करूँगा, उसने कहा। मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। शायद नहीं। तुम मुझे जानती हो। तुम बहुत ही घृणित हो, लैला ने कहा। यह तो बहुत बड़ा शब्द है, रसीद ने कहा। मुझे तुम्हारी ये बात हमेशा से नापसंद रही है। जब तुम छोटी थी, उस अपाहिज के साथ इधर उधर भागती थी, तब भी तुम्हें लगता था कि तुम बहुत बड़ी हो। अपनी किताबों और कविताओं के साथ तुम कितनी होशियार हो। अब तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता किस काम? तुम्हें सड़कों पर भटकने से क्या रोक रहा है? तुम्हारी बुद्धिमत्ता या मैं? क्या मैं घिनौना हूँ? इस शहर की आधी औरतें मेरे जैसे पति पाने के लिए जान तक दे देंगी। वे इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। वह पीछे की ओर लुढ़का
और छत की ओर धुआं उड़ाया। क्या आपको बड़े-बड़े शब्द पसंद हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। परिप्रेक्ष्य, मैं यहाँ यही कर रहा हूँ। लैला, यह सुनिश्चित कर रही हूँ यह सुनि यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आप अपना परिप्रेक्ष्य न खो दें। पूरी रात लैला को जिस बात से बेचैनी होती रही, वह यह थी कि रसीद का बोला हुआ हर एक शब्द सच था। लेकिन सुबह के समय और उसके बाद कई सुबहों तक उसके पेट में होने वाली बेचैनी बनी रही। फिर और बिगड़ गई और एक निराशाजनक रूप से परिचित सी बात बन गई। कुछ समय बाद एक ठंडी बादलों से घिरी दोपहर में लैला बेडरूम के फर्श पर पीठ के बल लेटी हुई थी। मरियम अपने कमरे में अजीजा के साथ झपकी ले रही थी। लैला के हाथों में एक धातु की तीली थी, जिसे उसने एक परित्यक्त साइकिल के पहिए से प्लास से तोड़ दिया था। उसे यह उस गली में मिली थी जहां उसने वर्षों पहले तारिक को चूमा था। काफी देर तक लैला फर्श पर लेटी रही, अपने पैरों को फैलाकर दांतों से हवा खींचती रही। जब से उसे अजीजा के अस्तित्व पर शक हुआ था, तब से लैला बहुत उससे प्यार करती थी। तब उसके मन में यह संदेह या अनिश्चितता बिल्कुल नहीं थी। लैला अब सोच रही थी, एक माँ के लिए यह कितना भयानक है कि उसे डर लगे कि वो अपने बच्चे के लिए प्यार नहीं जुटा पाएगी। ये कितना अस्वाभाविक है। फिर भी जब वो जमीन पर लेटी थी, पसीने से भीगे हाथों से कांटे को थामने की कोशिश कर रही थी, तो उसे ये सोचना पड़ा कि क्या वो कभी रसीद के बच्चे को वैसा ही प्यार कर पाएगी जैसा उसने तारिक के बच्चे को किया। अंत में लैला ऐसा नहीं कर सकी। उसे खून बहने से मौत होने का डर नहीं था, ना ही यह विचार कि ऐसा करना उसके लिए हानिकारक होगा। यह एक घिनौना काम था जिसका उसे पहले से ही शक था। लैला ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि वह मुआजुद्दीन की इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती थी कि युद्ध में कभी-कभी निर्दोषों की जान लेनी पड़ती है। उसका युद्ध रसीद के खिलाफ था। बच्चा निर्दोष था और पहले से ही बहुत हत्याएं हो चुकी थी। लैला ने दुश्मनों की गोलीबारी में फंसे निर्दोषों की हत्याएं काफी देखी थी। थैंक यू। चैप्टर 39। मरियम। इस अस्पताल में अब महिलाओं का इलाज नहीं होता, गार्ड ने गरजते हुए कहा। वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था और मलालाई के सामने जमा भीड़ को ठंडी निगाहों से देख रहा था। भीड़ में से एक जोरदार आह निकली, लेकिन यह तो महिलाओं का अस्पताल है। मरियम के पीछे से एक महिला चिल्लाई। इसके बाद समर्थन की आवाजें सुनाई दी। मरियम ने अजीजा को एक हाथ से दूसरे हाथ में संभाला। अपने खाली हाथ से उसने कराह रही लैला को सहारा दिया और अपना हाथ रसीद की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। अब और नहीं, तालिबान ने कहा। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही है, एक हट्टे कट्टे आदमी ने चिल्लाकर कहा। क्या तुम चाहते हो कि वह यहीं सड़क पर बच्चे को जन्म दे भाई? मरियम ने उसी वर्ष जनवरी में यह घोषणा सुनी थी कि पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग अस्पताल में देखा जाएगा और काबुल के अस्पतालों में सभी महिला कर्मचारी को छुट्टी दे दी जाएगी और उन्हें एक केंद्रीय सुविधा केंद्र में काम करने के लिए भेजा जाएगा। किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया था और तालिबान ने इस नीति को लागू नहीं किया था अब तक। अली आबाद अस्पताल का क्या हुआ? एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया। गार्ड ने सिर हिलाया। वजीर अकबर खान, उन्होंने कहा, केवल पुरुष। हमें क्या करना चाहिए? राबिया बख्शी लाओ, गार्ड ने कहा। एक युवती आगे बढ़ी और बोली कि वह पहले भी वहां जा चुकी है। उसने कहा कि वहां साफ पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बिजली नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। तुम्हें वहीं जाना है, गार्ड ने कहा। और भी कराहे और चीखें सुनाई दी। एक दो अपशब्द भी कहे गए। किसी ने पत्थर फेंका। तालिबान ने अपनी कलाश्निकोव राइफल उठाई और हवा में गोलियां चलाई। उसके पीछे खड़ा एक अन्य तालिबान चाबुक लहरा रहा था। भीड़ तुरंत तितर बितर हो गई।
राबिया बल्कि की प्रतीक्षा कक्ष में बुर्का पहने महिलाओं और उनके बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। हवा में पसीने और बिना धुएं, पैरों की, पेशाब की, सिगरेट्स के धुएं की और एंटीसेप्टिक की दुर्गंध फैली हुई थी। बंद पड़े सीलन फैन के नीचे बच्चे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और ऊँघते हुए पिताओं के फैले हुए पैरों पर कूद रहे थे। मरियम ने लैला को दीवार के सहारे बिठाया, जिस पर से विदेशी देशों की आकृतियों वाले प्लास्टर के टुकड़े गिर गए थे। लैला आगे पीछे हिल रही थी और अपने हाथों को अपने पेट से दबा रही थी। मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, लैला जो, मैं वादा करता हूँ। जल्दी करो, रसीद ने कहा। पंजीकरण खिड़की के सामने महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जो एक दूसरे को धक्का दे रही थी। कुछ ने अपने बच्चों को गोद में ले रखा था। कुछ महिलाएं भीड़ से अलग होकर उपचार कक्षों की ओर जाने वाले दोहरे दरवाजों की ओर दौड़ पड़ी। एक सशस्त्र तालिबान गार्ड ने उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें वापस भेज दिया। मरियम आगे बढ़ी, अपनी एड़ियों को जमाया और अजनबियों की कोहनियों, कूल्हों और कंधों पर दबाव बनाया। किसी ने उसकी पसलियों पर कोहनी मारी और उसने भी पलटवार कोहनी मारी। एक हाथ ने उसका चेहरा पकड़ने की बेताब कोशिश की। उसने उसे झटक कर दूर कर दिया। खुद को आगे दबाने के लिए मरियम ने गर्दन, बाहें, कोहनियों और बालों पर नाखून मारे और जब पास खड़ी एक महिला ने फुफकारा तो मरियम ने भी फुफकारा। मरियम को अब समझ आ गया था कि एक माँ को कितने बलिदान देने पड़ते हैं। मर्यादित रहना उनमें से एक था। वह नाना के बारे में सोचकर दुखी हुई, उन बलिदानों के बारे में जो उन्होंने भी दिए थे। नाना, जो उसे किसी को दे सकती थी या कहीं गड्ढे में फेंक कर भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय नाना ने एक नाजायज संतान को जन्म देने की शर्मनाक सहन की। मरियम को पालने पोसने के कठिन कार्य में अपना जीवन लगा दिया और अपने तरीके से उससे प्यार किया। और अंत में मरियम ने जलील को नाना के ऊपर चुना। जब वह बेखौफ दृढ़ निश्चय के साथ भीड़ के आगे बढ़ी तो मरियम ने चाहा कि काश वह नाना की एक बेहतर बेटी होती। काश वह सब मातृत्व के बारे में समझ पाती जो वह अब तक नहीं समझती है। उसका सामना एक नर्स से हुआ, जो सिर से पैर तक गंदे भूरे रंग के बुर्के से ढकी हुई थी। नर्स एक युवती से बात कर रही थी, जिसके बुर्के के ऊपरी हिस्से पर खून के धब्बे लगे हुए थे। मेरी बेटी का पानी टूट गया है और बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मरियम ने फोन किया। मैं उससे बात कर रही हूँ, खून से लथपथ युवती चिल्लाई। अपनी बारी का इंतजार करो। हवा चलने पर कोलबा के पेड़ के आसपास की लंबी घास की तरह वे सब इधर उधर हिल रहे थे। मरियम के पीछे खड़ी एक महिला चिल्ला रही थी कि उसकी बच्ची पेड़ से गिरकर कोहनी तोड़ बैठी है, और एक महिला रोते हुए कह रही थी कि उसे खूनी दस्त हो रहे हैं। क्या उसे बुखार है? नर्स ने पूछा। मरियम को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उससे बात की जा रही है। मरियम ने कहा, खून बह रहा है। खून बह रहा है? नहीं। वह कहाँ है? ढके हुए सिरों के ऊपर से मरियम ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां लैला रसीद के साथ बैठी थी। हम उस तक पहुंच जाएंगे, नर्स ने कहा। कितनी देर? मरियम चिल्लाई। किसी ने उसे कंधों से पकड़ लिया और पीछे खींच रहा था। मुझे नहीं पता, नर्स ने कहा। उसने बताया कि उनके पास केवल 2 डॉक्टर हैं और दोनों इस समय ऑपरेशन कर रहे हैं। उसे दर्द हो रहा है, मरियम ने कहा। मैं भी, खून से लथपथ खोपड़ी वाली महिला चिल्लाई। अपनी बारी का इंतजार करो। मरियम को घसीटकर पीछे लाया जा रहा था। नर्स को देखने का उसका रास्ता अब कंधों और सिर के पिछले हिस्सों से अवरुद्ध हो गया था। उसे एक बच्चे की दूध की डकार की गंध आई। उसे टहलने के लिए ले जाओ, नर्स चिल्लाई, और इंतजार करो। जब आखिरकार एक नर्स ने उन्हें अंदर बुलाया, तब तक बाहर अंधेरा छा चुका था। प्रसव कक्ष में 8 बिस्तर थे, जिन पर महिलाएं कराह रही थी और झटपटा रही थी, और पूरी तरह से ढकी हुई नर्सें उनकी देखभाल कर रही थी। 2 महिलाएं प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। बिस्तरों के बीच कोई पर्दे नहीं थे। लैला को सबसे आखिरी छोर पर
एक खिड़की के नीचे बिस्तर दिया गया था, जिसे किसी ने काला रंग दिया था। पास पास ही एक सिंक था, जो टूटा हुआ और सूखा था, और सिंक के ऊपरी हिस्से पर एक रस्सी लटकी हुई थी, जिस पर दाग लगे सर्जिकल दस्ताने लटके हुए थे। कमरे के बीच में मरियम ने एक एल्युमिनियम की मेज देखी। ऊपर की शेल्फ पर कालिख के रंग का कंबल था, नीचे की शेल्फ खाली थी। एक महिला ने मरियम को देखते हुए पाया। उन्होंने जीवित लोगों को ऊपर रख दिया। उसने थकी हुई आवाज में कहा। गहरे नीले रंग का बुर्का पहने डॉक्टर एक छोटी, तनावग्रस्त महिला थी, जिसकी चाल चिड़िया जैसी फुर्तीली थी, जिसकी हर बात अधीरता और जल्दबाजी से भरी हुई लगती थी। पहला बच्चा, उसने यह बात इस तरह कही, प्रश्नों के रूप में नहीं, बल्कि एक कथन के रूप में। दूसरा, मरियम ने कहा। लैला ने एक चीख निकाली और करवट बदल ली। उसकी उंगलियां मरियम की उंगलियों से चिपक गईं। पहली डिलीवरी में कोई समस्या आई थी क्या? नहीं। तुम माँ हो? हाँ, मरियम ने कहा। डॉक्टर ने लैला के बुर्के का निचला हिस्सा उठाया और एक धातु का शंकु के आकार का उपकरण निकाला। उन्होंने लैला का बुर्का ऊपर उठाया और उपकरण चौड़ा उसके सिर के पेट और पतला सिरा उसके कान पर रखा। उन्होंने लगभग 1 मिनट तक सुना, फिर जगह बदली और दोबारा सुना, फिर से जगह बदल ली। मुझे अब बच्चे को महसूस करना है, हमसिरा। उसने सिंक के ऊपर कपड़े सुखाने वाली क्लिप से टंगे दस्तानों में से एक दस्ताना पहन लिया। उसने एक हाथ से लैला के पेट को दबाया और दूसरा हाथ अंदर डाल दिया। लैला सिसक उठी। जब डॉक्टर का काम पूरा हो गया, तो उसने दस्ताना एक नर्स को दे दिया, जिसने उसे धोकर वापस क्लिप से टांग दिया। आपकी बेटी को सिजेरियन की ज़रूरत है। क्या आप जानती हैं कि यह क्या होता है? हमें उसका गर्भाशय खोलकर बच्चे को बाहर निकालना होगा, क्योंकि बच्चा ब्रीच पोजीशन में है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मरियम ने कहा। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह से बच्चा फंसा हुआ है कि वह अपने आप बाहर नहीं आ सकता, और अब तक बहुत समय बीत चुका है। अब हमें ऑपरेशन रूम में जाना होगा। लैला ने मुंह बनाकर सिर हिलाया और उसका सिर एक तरफ झुक गया। मुझे आपको कुछ बताना है, डॉक्टर ने कहा। वह मरियम के करीब आई, थोड़ी झुकी और धीमी, अधिक गोपनीय आवाज में बोली। अब उसकी आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। वह क्या कह रही है? लैला करा उठी। क्या कुछ है? बच्चे के साथ गलत हुआ, लेकिन वह इसे कैसे सहन करेगी? मरियम ने कहा। डॉक्टर के लहजे में आए रक्षात्मक बदलाव से स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस प्रश्न के आरोप को जरूर सुना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा चाहती हूँ? उसने कहा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? वे मुझे वो सब नहीं दे रहे हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। मेरे पास ना तो एक्सरे है, ना सेक्शन, ना ऑक्सीजन, यहाँ तक कि साधारण एंटीबायोटिक भी नहीं है। जब गैर सरकारी संगठन पैसे देते हैं, तो तालिबान उन्हें ठुकरा देता है, या फिर वे पैसे उन जगहों पर भेज देते हैं जहाँ पुरुषों को सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप उसे कुछ नहीं दे सकते? मरियम ने पूछा। क्या हो रहा है? लैला करा उठी। आप दवा खुद खरीद सकती हैं, लेकिन नाम लिखो, मरियम ने कहा। तुम लिख लो, मैं ले आऊंगी। बुर्के के नीचे डॉक्टर ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। समय नहीं है, उसने कहा। पहली बात तो यह है कि आसपास किसी भी फार्मेसी में यह दवा नहीं है, इसलिए आपको एक जगह से दूसरी जगह तक, शायद पूरे शहर में एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा, और इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपको यह दवा कभी मिले। अभी लगभग 8:30 बज चुके हैं, इसलिए कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आपको दवा मिल भी गई, तो शायद आप उसे खरीद नहीं पाएंगी, या फिर आपको किसी ऐसे ही बेताब व्यक्ति के साथ दवा के लिए होड़ करनी पड़ेगी। समय नहीं है। इस बच्चे को अभी बाहर निकालना होगा। मुझे बताओ क्या हो रहा है? लैला ने कहा। वह अपनी कोहनियों के बल उठ बैठी थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर लैला को बताया कि अस्पताल में बेहोशी की दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हम देरी करेंगे तो आप अपना बच्चा खो देंगी। तो मुझे चीर दो, लैला ने कहा।
वह बिस्तर पर लेट गई और अपने घुटने मोड़ लिए। मुझे चीर दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। पुराने गंदे ऑपरेशन कक्ष के अंदर लैला एक स्ट्रेचर पर लेटी थी और डॉक्टर एक बेसिन में उसके हाथ धो रही थी। लैला कांप रही थी। हर बार जब नर्स पीले भूरे रंग के तरल से भीगे कपड़े से उसका पेट पोंछती, तो वह दांतों के बीच से सांस को रोक लेती। एक और नर्स दरवाजे पर खड़ी थी। वह बार-बार दरवाजा खोलकर बाहर झांक रही थी। डॉक्टर ने अपना बुर्का उतार दिया और मरियम ने देखा कि उसके सिर पर चांदी जैसे बालों की लटें हैं। भारी पलकों वाली आंखें थी और उसके मुंह के कोने पर थकान की छोटी-छोटी थैलियां थी। वे चाहते हैं कि हम बुर्का पहनकर ऑपरेशन करें, डॉक्टर ने दरवाजे के पास खड़ी नर्स की ओर इशारा करते हुए समझाया। वह निगरानी रखती है और उन्हें आते जाते हुए देखती है। मैं अपना चेहरा ढक लेती हूँ। उसने यह बात व्यावसायिक लगभग उदासीन स्वर में कही और मरियम समझ गई कि ये वो महिला है जो आक्रोश की अवस्था से बहुत आगे निकल चुकी है। उसने सोचा कि ये वो महिला है जो समझ चुकी है कि उसे काम करने का मौका मिलना भी सौभाग्य की बात है, कि हमेशा कुछ न कुछ होता है, कुछ और जो वे उससे छीन सकते हैं। लैला के कंधे के दोनों ओर धातु की दो बड़ी छड़ें थीं। लैला का पेट साफ करने वाली नर्स ने कपड़े सुखाने वाली क्लिप की मदद से उन पर एक चादर टांग दी। इससे लैला और डॉक्टर के बीच एक पर्दा बन गया। मरियम ने लैला के सिर के पीछे अपना सिर रखा और अपना चेहरा नीचे झुकाया ताकि उनके गाल आपस में छू जाएं। उसे लैला के दांतों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उनके हाथ आपस में मजबूती से जुड़ गए। पर्दे के पार मरियम ने डॉक्टर की परछाई को लैला के बाईं ओर और नर्स को दाईं ओर जाते हुए देखा। लैला के होंठ पूरी तरह से पीछे की ओर खिंचे हुए थे। उसके कसे हुए दांतों पर थूक के बुलबुले बन रहे थे और फूट रहे थे। वह जल्दी-जल्दी फुसफुसाने जैसी आवाजें निकाल रही थी। डॉक्टर ने कहा, हिम्मत रखो छोटी बहन, वह लैला के बारे में बात कर रही है। लैला की आंखें अचानक खुल गईं। फिर उसका मुंह खुल गया। वह कांपते हुए इसी तरह जकड़ी रही, अपने पूरे शरीर की नसों को। गर्दन खिंची हुई थी, चेहरे से पसीना लटक रहा था और उसकी उंगलियां मरियम की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए थी। मरियम हमेशा लैला की इस बात से प्रशंसा करती थी कि चीखने से पहले वह कितना समय बीतने देती थी। थैंक यू।